हेलो डियर स्टूडेंट, आज डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्सप्लेन द पोलराइजेशन इन द पोलर मोलेक्यूल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सप्लेन द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हमें एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में, और पोलर मोलेक्यूल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका बिहेवियर कैसा होता है वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे दो डायग्राम ड्रॉ किए हैं। उसमें यहाँ पे फर्स्ट जो है उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। और सेकंड में ऐसा लिखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे जो पोलर मोलेक्यूल्स होंगे वो विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऐसे रैंडमली होंगे। उसकी सबकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे रैंडमाइज होगी। आया समझ में? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस। इट इज़ ए randomly oriented just because we have not given any kind of electric field here। तो ऐसे रैंडमली सब ओरिएंट होते होंगे उसमें। जब भी हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन में है वही डायरेक्शन में ओरिएंट होने की ट्राई करता है। देखो ये जो फर्स्ट है मान लो वो ट्राई करेगा इस तरह से, ऐसे ओरिएंट होने की ट्राई करेगा। सेकंड जो है वो थोड़ा ऐसे मतलब टिल्ट होगा। अभी ये ट्राई कर रहा है, ठीक है, ऐसे ओरिएंट होने की ट्राई कर रहा है। ये यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि मान लो ये हो गया है, या तो अभी ऐसे, अभी इसको थोड़ा इस साइड से कर देते हैं। है समझ में? तो मेन पर्पज़ ये है, अभी देखो ये थोड़ा बाकी था तो यहाँ पे हो गया ऐसा मान लीजिए। तो इट इज़ ट्राइंग टू इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वो ओरिएंट होने की ट्राई कर रहा है। व्हेनेवर वी आर गिविंग सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया था और ये रैंडम था। दैट मीन्स इसमें नेट डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगी, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो ऑलवेज ज़ीरो होगी। नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ज़ीरो इस केस में। ठीक है, क्योंकि सब रैंडमली ओरिएंटेड है, सबके आप एवरेज निकालो, प्लस माइनस जितने होंगे सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसमें टोटल ज़ीरो होगा और ये ओरिएंट होने की इसमें ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो पोलराइजेशन और पोलर मोलेक्यूल जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हो तो उसका बिहेवियर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके जैसा ही है। हाउ डज द पोलराइज डाइइलेक्ट्रिक मॉडिफाइड। अभी इसमें क्या था, पोलर मोलेक्यूल था, इसमें पोलराइज डाइइलेक्ट्रिक मॉडिफाइड इन ओरिजिनल एक्सटर्नल फील्ड इनसाइड इट। तो जैसे हमने यहाँ पे बताया आपको, जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करते हो तो उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जनरेट होती है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जनरेट होती है तो यहाँ पे ये जो प्लेट है, ठीक है, वो यहाँ पे जो मोलेक्यूल्स होंगे पोलर मोलेक्यूल्स वो कुछ इस तरह के शेप में अरेंज हो जाएंगे सारे। देखो ये यहाँ पे पूरा कैसे हो गया, जैसे उसकी डायरेक्शन में एग्जैक्टली वो मैच हो गए। ठीक है ना, उस तरह से पहले रीअरेंज सब हो जाएंगे इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, दैट्स वाई यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है, पोलराइजेशन के लिए वो सिग्मा पी प्लस होगा, और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन इज कॉल्ड माइनस सिग्मा पी। तो इस साइड पे देखो माइनस है और इस साइड पे प्लस है, तो इससे सारे रीअरेंज हो जाएंगे, जो जिस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में वो ओरिएंट हो जाएंगे। तो पोलराइजेशन की डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पोलराइजेशन मतलब उसको P सिंबल से डिनोट किया जाता है, P सिंबल, P वेक्टर, वो वेक्टर के फॉर्म में होता है, पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी डाइपोल मोमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। अभी आपको पता है यहाँ पे जो पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है, तो ये अब कब मतलब इसी डायरेक्शन में ओरिएंट हुई जब अपने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, दैट मीन्स इट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे निकालो तो कांस्टेंट रखना पड़ता है, कांस्टेंट को बोलते हैं साई ई, ठीक है, और जो साई ई है उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड इट इज कॉल्ड ए ससेप्टिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं हम, ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, ऑफ द मटेरियल भी बोल सकते हो आप, ठीक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक मीडियम भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा अपना एक वर्ड रहेगा अच्छा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, इन शॉर्ट कोई भी मटेरियल या तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक को आप जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसका बिहेवियर कैसा आता है, वो बिहेवियर मेजर करने का एक फैक्टर है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। याद रखना यहाँ पे ई का मीनिंग है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ई इसलिए लिखा है क्योंकि 4th चैप्टर और 5th चैप्टर में जब इसके हम 5th चैप्टर में जब इसकी डिस्कस करेंगे तब उसमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का कंसेप्ट आएगा, तब हम यहाँ पे साई एम लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक में जब होगा तब इलेक्ट्रिक का बिहेवियर वो शो करेगा, जब मैग्नेटिक की बात करेंगे तब मैग्नेटिक फील्ड में वो कैसा बिहेव करता है उसका बिहेवियर वो हमें शो करेगा, ठीक है। इन शॉर्ट पोलराइजेशन मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसी डायरेक्शन में जो पोलर मॉलिक्यूल है वो रीअरेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जो रीअरेंज होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जनरेट होती है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन, एंड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में पूरे में। तो एक रेक्टेंगुलर हमने यहाँ पे स्लैब लिया था और उसमें हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखा था, ठीक है। अभी यही कंसेप्ट है, हमें प्लस और माइनस का जो कंसेप्ट है हमें कैपेसिटेंस की ओर ले जाता है। तो यहाँ से हमें चैप्टर का सेकंड पार्ट हमारा स्टार्ट होता है, क्योंकि चैप्टर का पूरा नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट द कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटर, एक्सप्लेन द कैपेसिटेंस, गिव इट्स एसआई यूनिट। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक ऐसी सिस्टम है जो 2 कंडक्टर से बनी हुई है। इट इज मेड अप ऑफ 2 कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर। देखो ये जो मेरे 2 पाम है, मान लो कि ये 2 कंडक्टर है, ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक होता है, तो इट इज सेपरेटेड बाय सम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। तो डेफिनेशन की तहत यहाँ पे बोले तो अरेंजमेंट इन विच 2 गुड कंडक्टर, उसमें 2 गुड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ आर्बिट्री शेप, उसका शेप और साइज कोई फिक्स होता नहीं है। देखो यहाँ पे हमने कंडक्टर 1 लिया है, ये कंडक्टर 2 है, ठीक है, और दोनों के बीच में देखो यहाँ पे हमने स्पेस रखी है, ठीक है। शेप एंड वॉल्यूम आर अरेंज क्लोज टू वन टू अनदर, मतलब एक दूसरे के पास में रखना है, बट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दोनों के बीच में जगह नहीं दोनों के बीच में थोड़ी स्पेस रखनी है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड ए कैपेसिटेंस। So we are having 2 conductors here, conductor 1 and conductor 2. Conductor 1 is having a charge Q1 and its potential is V1. Conductor 2 is having charge Q2 and potential V2. यहाँ पे जो हमने चार्ज दिया है वो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, मतलब Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है। 2 कंडक्टर लिए, 2 कंडक्टर के बीच में हमने स्पेस रखा। उस पूरा स्ट्रक्चर होता है
वो सिस्टम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है ना। और कैपेसिटर नॉर्मली अगर आपने देखा होगा फैन में कैपेसिटर आता है, उसमें 2 वायर्स होते हैं, ठीक है। तो याद रखो उसमें 2 प्लेट अंदर की साइड होती है और बीच में क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है। और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। एयर भी एज अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बिहेव कर सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे हो गया अपना Q1 V1 और Q2 V2। तो अभी कैपेसिटेंस के बारे में यहाँ पे आपको डिस्कस करें तो यहाँ पे दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 कंडक्टर V इज गिवन बाय V1 माइनस V2। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो V1 माइनस क्या होगा, V2। दूसरी बात कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियस उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो ऑलवेज किससे प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज से प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा उसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट हो रहा है, वो भी चार्ज से प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड द पोटेंशियल इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो ये फॉर्मूला का यूज़ करके हम लिख सकते हैं, मान लो कि Q और V को नीचे ले जाए तो Q बाई V इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। तो याद रखो Q बाई V जो लिखते हैं और यहाँ पे कांस्टेंट लिखा था उसको हम कैपिटल C देते हैं और कैपिटल C है वही हमारा क्या है, कैपेसिटर। और इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो फॉर्मूला आया Q इज इक्वल टू, ये V यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो Q इज इक्वल टू CV इज अवर मेन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, Q बाई V इज इक्वल टू C, सो Q इज इक्वल टू C बाई V इज अवर मेन फॉर्मूला। सो अभी कैपेसिटेंस के बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। लास्ट पार्ट है, वहाँ पे जस्ट हमें यूनिट ही शो करना है। तो कैपेसिटेंस पहले तो किसने फाइंड किया था, तो इट वॉज फाउंड बाय माइकल फेराडे, ठीक है। और उसकी याद में यहाँ पे उसका यूनिट है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज फेराडे। उसको ऐसे F से डिनोट किया जाता है, ठीक है, याद रखिए। तो उसका यूनिट, कैपेसिटर का यूनिट क्या है, फेराडे है। और उसमें ऐसे भी लिख सकते हो, देखो एक अगर मान लो कि मिली फेराडे है तो 10⁻³ फेराडे लिख सकते हैं। अगर माइक्रो फेराडे है तो 10⁻⁻6 फेराडे लिख सकते हैं। अगर पिको फेराडे है तो 10⁻12 फेराडे लिख सकते हैं। तो ऑलरेडी हम 11 साइंस में ये पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये सब यूनिट का कन्वर्जन होता है इसमें। और सेकंड थिंग कि उसका दूसरा यूनिट कौन सा होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q बाई V। तो Q फॉर कुलम और V फॉर वोल्ट, तो कुलम पर वोल्ट भी होगा। दूसरा यूनिट क्या होगा, कुलम पर वोल्ट। यहाँ पे काम करते हैं, पूरा लिखते हैं क्योंकि दोनों सेम हो जाते हैं इसलिए। तो यहाँ पे स्मॉल लेटर करना पड़ेगा ना, कुलम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर वोल्ट। क्लियर। चलो, तो अभी ऐसा यूनिट अगर आपको निकालना हो कैपेसिटेंस का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 11 साइंस में मैंने बताया था, 12 साइंस में पढ़ेंगे हम। ऐसा यूनिट तो सॉरी हो गया, MLT फॉर्म, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालना है तो डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। चलो, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो कुलम मतलब Q इज इक्वल टू, तो क्या होता है, IT होता है, ठीक है। और वोल्ट का डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको याद हो तो M1 L1 T-3 और A-1 था, आई थिंक L2 था, ठीक है। फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। वोल्ट का जो डायमेंशनल फार्मूला है होगा यस, M1 L2 T-3 एंड A-1। अभी I है तो I का आप एम्पियर जानते हो, मतलब A1 हो गया, ये हो गया अपने पास T1। तो M1 L2 T-3 एंड A-1, तो उसको ऊपर ले जाओ तो M-1 हो जाएगा, L तो -2 हो जाएगा, ये ऊपर गया तो T⁻⁴ हो जाएगा
और ए रेस टू कितना हो जाएगा 2। ये अपना कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस तक आज हम पढ़े हैं, उसका यूनिट, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है उसके बारे में आज हमने डिस्कशन किया। अभी याद रखो कैपेसिटेंस कौन कौन से पॉइंट्स पे डिपेंड होता है। जैसे उसकी जियोग्राफिकल कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो कोई भी शेप और कोई भी साइज़ का हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कंडक्टर है, वो कोई भी शेप, कोई भी साइज़, कोई भी वॉल्यूम का हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। बट आपको ध्यान क्या रखना है, दो कंडक्टर के बीच में यहाँ पे कोई स्पेस होनी चाहिए। ठीक है ना, ये कंपलसरी है। सेकंड में आपको बताऊँ नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक सेपरेटिंग द टू कंडक्टर्स एंड प्रेजेंस ऑफ अ कैपेसिटर नियर टू ईच अदर। ठीक है ना, और दो कैपेसिटर है, और कैपेसिटर की प्लेट है वो नियर टू ईच अदर होनी चाहिए, बट दोनों के बीच में क्या रखना है, थोड़ा सर्टेन स्पेस रखना है। क्लियर। दूसरे कौन कौन से पॉइंट पे वो डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन दी कंडक्टर। ठीक है, टाइप ऑफ मटेरियल मतलब कौन सा टाइप का मटेरियल है उस पर वो डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन दी कैपेसिटेंस, ये इस पर कितना चार्ज है उससे कोई मतलब नहीं है, वो जितना भी हो सकता है उस पर वो डिपेंड नहीं होता है। तो कौन कौन से पॉइंट पे डिपेंड होता है, कौन कौन से पॉइंट पे डिपेंड नहीं होता है, वो भी आपकी बुक में अच्छे से दिया हुआ है। आपको पूरा रिवाइज करना है और पूरी थियोरी अच्छे से लिखनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।